नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल के दिन देखिए, भारत के पड़ोस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है भारत के इंटरेस्ट को भी। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशाक डार, ये गए बांग्लादेश में। एक ऐतिहासिक विजिट थी पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की टू ढाका। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि शाकदार सीधा ऐसा नहीं है कि इंडिया के एयर स्पेस को पार करके गए बांग्लादेश में। सिंस भारत ने आज के समय पाकिस्तान के लिए भी अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर सीधा घूमकर चाइना के रास्ते यहां पर कैसे भी पहुंचे हैं यहाँ पे बांग्लादेश में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है ये भी यूज नहीं कर पाए। जो आसियान देश है, म्यांमार की जो टेरिटरी है, वहां से ये पहुंचे हैं बांग्लादेश में। और वैसे आप अगर विजिट में देखो तो ट्रेड को लेकर कुछ डील साइन हुई, छोटे लेवल की डिप्लोमेसी पर बातचीत हुई, मगर सारा जो मामला था, सारी जो रिदम थी, मोमेंटम थी, ये अचानक से रुक गई जब बांग्लादेश ने ये कहा कि देखिए बाकी सब तो सही है, आप सॉरी कब बोलोगे। पाकिस्तान ने कहा किस बात का सॉरी। बांग्लादेश की सरकार ने कहा 1971 में आपने एक बड़ा जेनोसाइड किया था हमारे देश में, बहुत सारे बांग्लादेशी मारे गए थे। कई एस्टिमेट्स के हिसाब से बताया जाता है कि जो एक्चुअल नंबर है बांग्लादेश में मृतकों का, ये 3 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ना सिर्फ 1971 में, ड्यूरिंग 1970 1971 जब तक भारत ने बांग्लादेश की लिबरेशन में एंट्री नहीं करी, तब तक पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों पर एक मैसिव जेनोसाइड कर रही थी और कई लाखों बांग्लादेशी मारे गए। तो मोहम्मद यूनस चाहे आज के समय कितने भी प्रो पाकिस्तान हो गए हों, इन्होंने बांग्लादेशी कई किताबों से 1971 जो जेनोसाइड था इसका मेंशन काफ़ी कम कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी को ख़त्म कर दिया काफ़ी जगह, मगर फिर भी एक बार ये चाहते थे कि पाकिस्तान एटलीस्ट बस सॉरी बोल दे कि 1971 में जो जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में वो गलत था। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इशाक डार ने बांग्लादेश को एक बात बोली कि सॉरी सॉरी आप भूल जाओ, यू क्लीन योर हार्ट्स, अपने दिल साफ करो। और अपने आप पाकिस्तान ने उसके बाद स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी कि जो भी पेंडिंग इश्यूज थे, बायलैटरल इश्यूज, जेनोसाइड, 1971 वगैरह, सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, सब निपट चुका है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान आगे को देखेंगे। बट बांग्लादेश की सरकार ने ये सारे क्लेम्स पाकिस्तान के रिजेक्ट कर दिए हैं। बांग्लादेशी साइड में कई लोग शॉक थे कि पाकिस्तान इतना बेलिजरेंटली जो भी जेनोसाइड किया था इसको बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। और अब ये जो सारी मीटिंग हुई थी इशाक डार और मोहम्मद यूनस की, इस मीटिंग का कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान यही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में एक जेनोसाइड हुआ था। नाउ यहाँ पे ना आपको एक बात नोट करनी होगी, पाकिस्तान ने लंबे समय से, पिछले कई सालों से आप नोट कर लो, कई अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, मगर कभी भी 1971 वॉर में जो इनके वॉर क्राइम थे, जो उन्होंने जेनोसाइड किया था, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर पाकिस्तान ने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, इनके आर्मी चीफ ने या फिर फील्ड मार्शल ने बोल दिया कि हाँ जी एक बहुत ही बड़े स्केल पर हमने जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, तो जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकलेंगे ना, पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी की पूरी फाउंडेशन हिल जाएगी और लोगों का विश्वास जो ऑलरेडी टू नेशन थ्योरी पे बहुत ज़्यादा कम है, ये और कम हो जाएगा। आपने देखा होगा आसिम मुनीर का जो एक बहुत ही इनफेमस स्पीच है, जहाँ पे वो आसिम मुनीर बोल रहा था कि हिंदूज अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं और दोनों इकट्ठा एक कंट्री में नहीं रह सकते, इसलिए टू नेशन थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान को बनाना इंपॉर्टेंट था। ये सारी बातें फेल हो जाती है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने खुद अपने फेलो सिविलियंस जो ईस्ट पाकिस्तान में थे उस वक्त, उन पर क्या अत्याचार किए थे, कितने लार्ज स्केल पर उनको मारा गया था। इससे टू नेशन थ्योरी बिल्कुल गिर जाती है कि अगर मान लो रिलीजन के बेसिस पर ही ऐसे होता है कि दो लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। पाकिस्तान की पूरी आइडेंटिटी इससे हिल जाती है। एक तो एक बड़ा रीजन ये है। इस वजह से आप देखोगे कभी भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बांग्लादेश में 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले एक जेनोसाइड करी थी। दूसरा यहाँ पे इशू आता है रेपरेशंस का। रेपरेशंस होता है, देखिए अगर मान लो कुछ इतिहास में गलत चीज हुई है, उसको सही करने के लिए कुछ आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, कुछ पे करो आप। अब फॉर एग्जांपल यूएसए में कई लोग कहते हैं कि वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन को लंबे समय तक स्लेव्स की तरह रखा गया था, तो आज के समय अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रेपरेशंस मिलने चाहिए, उनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। एक तरीके से ये एक अपोलॉजी होगी कि उनके साथ क्या किया गया, किस तरीके से एक लंबे समय तक उनको स्लेव की तरह रखा गया। तो पाकिस्तान को यह पता है कि जैसे ही इन लोगों ने बांग्लादेश को यह बोल दिया
कि सॉरी, हमने 1971 वॉर में गलत किया था, जेनोसाइड नहीं करना चाहिए था। उसके बाद कभी भी ना कोई बांग्लादेशी लीडर या तो इमीडिएटली या फिर फ्यूचर में यूएन में जा सकता है, कहीं और जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, ये बोल सकता है कि देखिए ये है रिटर्न एविडेंस, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है कि इनकी मिलिट्री ने हमारे सिविलियंस पर 1971 में जेनोसाइड किया था, तो अब हमको क्या चाहिए, रेपरेशंस। और रेपरेशंस में बांग्लादेश बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग सकता है। अब यहाँ पे अगर आपका सवाल यह है कि बांग्लादेश रेपरेशंस में पाकिस्तान से कितना अमाउंट मांगेगा, ये अमाउंट अभी डिसाइड किया नहीं है, बट बांग्लादेश ने यह जरूर बोला है कि क्या हुआ था कि जब 1971 वॉर से पहले जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर इंडियन मिलिट्री ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, उससे पहले ना बांग्लादेश में या फिर ईस्ट पाकिस्तान कह लीजिए, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल अपील करी कि हमको पैसा दो ताकि हम अपने लोगों की हेल्प कर पाए। यूएस, यूरोप उस वक्त प्रो पाकिस्तान थे, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए गए और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए गए ताकि ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की हेल्प हो सके। वो हेल्प कभी भी ईस्ट पाकिस्तान में पहुंची नहीं, पहुंचा तो सिर्फ जेनोसाइड। वो सारा पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग खा गए। और रिसेंटली आप अगर देखो तो बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा था कि रेपरेशंस तो अपनी जगह है, वो अलग से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी को आप मार दो, वो क्या आप उस पे आप एक रेपरेशन फिक्स करोगे, बट एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एड हमको भेजी थी उस साइक्लोन के लिए, वो पैसा तो हमको आप दो इंटरेस्ट ऐड करके। तो ये अमाउंट बैठ जाता है 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं से भी, क्योंकि ये सिर्फ पहली पेमेंट होगी। ये तो सिर्फ साइक्लोन की जो इन्होंने एड चोरी कर ली थी उसका पैसा हो गया। उसके अलावा आप अगर देखो तो कल को अगर बांग्लादेश रेपरेशंस मांगने पे आता है तो लाखों लोगों की मौत की यहाँ पे बात की जा रही है। परहैप्स एक मल्टी बिलियन डॉलर डिमांड होगी बांग्लादेश की फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल अवॉइड करना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान बार बार यहाँ पर कह रहा है बांग्लादेश को कि अपना मन साफ करो। मन साफ करने का मतलब सिंपली ये है पाकिस्तान के हिसाब से, जो हमने किया था भूल जाओ, प्रिटेंड लाइक इट नेवर हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, मोहम्मद यूनस चाहे जितने भी प्रो पाकिस्तान हो, क्या ये बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी जो काफी हद तक अवेयर है कि इनके ऊपर एक जेनोसाइड किया गया था, क्या अपनी आबादी को समझा पाएंगे कि देखिए पाकिस्तान ने जो भी किया था हम भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, एंड लेट्स प्रिटेंड कि नथिंग हैपेंड, हम बस आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके बांग्लादेश क्या खुद की आइडेंटिटी को आगे प्रिजर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब इस सब का इम्पैक्ट अगर हम देखें भारत पे क्या होगा, बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे जैसे मोहम्मद यूनस कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि पाकिस्तान की जो भी पुरानी गलतियां हैं बांग्लादेश की जनता उसको भूल जाए। अब बीच में देखिए इनको ऑफिशियली जेनोसाइड का मुद्दा रेज तो करना होगा। अब क्वेश्चन यही आता है, रेज ये कितनी बार करें? क्या अगली बार की जो मीटिंग होगी बांग्लादेश पाकिस्तान की, वहां पर ये मुद्दा रेज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान ने वीजा फ्री एक्सेस पर अब एग्री कर लिया है। मतलब कि पाकिस्तानीज अब बांग्लादेश जा सकते हैं वीजा फ्री, और सेम ऑफ कोर्स होगा फॉर बांग्लादेशीज, ये भी पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री। इंडिया के लिए ये थ्रेट की बात यह है कि कल को मान लो पाकिस्तान में जो अराजक तत्व है, जो इनके आतंकवादी हैं, ये कल को अगर लार्ज स्केल पर बांग्लादेश पहुंच गए इस तरीके से और फिर इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं प्राइमरली चिकन नेक में, उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और देखिए मुझको वैसे अभी पता नहीं कि मोहम्मद यूनस ये जेनोसाइड वाला इशू कब तक रेस करेंगे, कितना रेस करेंगे, बट इंडिया अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशंस में 1971 एट्रोसिटीज को काफी बार मेंशन करता रहेगा। और इंडिया ने रिसेंटली भी बोला है कि डिप्लोरेबल पैटर्न से सेक्सुअल वायलेंस किया गया था पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, मास स्केल पर रेप्स किए गए, कई फैमिलीज को मार दिया गया। और दुनिया को कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक जेनोसाइड को भूल जाते हो ना, तो उसके बाद फ्यूचर में जेनोसाइड होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हो कि इतनी बड़े स्केल पर जो मास किलिंग है ना, इसको भी करके भुलाया जा सकता है। तो आने वाले समय में देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाले हैं। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, एक मिसाइल है रैमपेज मिसाइल, ये काफी न्यूज में आज के समय। भारतीय एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि लार्ज स्केल पर रैमपेज मिसाइल्स हम प्रोक्योर करेंगे, परचेज करेंगे। आपको बताना है कि रैमपेज मिसाइल्स आखिर किस देश ने डेवलप किए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, इजराइल, यूएसए या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
ना पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे। और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जेनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूँगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So good luck to all of you, and as I always say, may the gods watch over you.